पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि न्यूट्रॉन की खोज कैसे होती है और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमने आपको बताई थी। इस वीडियो में हम आपको द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान क्षति, न्यूक्लियन संख्या, थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के बारे में बताएंगे। जैसा आपको हमने पहले भी बताया था कि ये द्रव्यमान संख्या क्या होती है। किसी भी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का जो योग होता है उस योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किसी भी परमाणु के नाभिक में जो नाभिक होता है उस नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे न्यूक्लियन संख्या के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये नाभिक में पाए जाते हैं और नाभिक को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इस तरह से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग को न्यूक्लियन संख्या के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं द्रव्यमान क्षति की। न्यूक्लियनों का जो भार होता है वो न्यूक्लियस नाभिक के भार से अधिक होता है। हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियनों के भार से नाभिक के भार में कमी आ जाती है और जो जितनी कमी आती है ये द्रव्यमान क्षति कहलाती है। इस कमी को द्रव्यमान क्षति कहलाती है क्योंकि यह आपकी द्रव्यमान क्षति जो होती है वो बंधन ऊर्जा के रूप में खर्च हो जाती है और न्यूक्लियनों को आपस में बांधे रखने के लिए जितनी ऊर्जा खर्च हो जाती है उस खर्च ऊर्जा के बराबर ही द्रव्यमान क्षति होती है। अब बात करते हैं थॉमसन के परमाणु मॉडल की। थॉमसन का परमाणु मॉडल प्लम पडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि जो क्रिसमस में केक बनता है और उस क्रिसमस के केक में मावा वगैरह होता है और उसमें जो मावा वगैरह डाले जाते हैं और खोआ वगैरह डाला जाता है तो मावा वगैरह जो डाली जाती है वो इलेक्ट्रॉन मान लो और बाकी के सबको प्रोटॉन मान लो। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बीच बीच में मिक्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन उसमें मिक्सिंग होती है। जैसे प्लम पडिंग मॉडल कहते हैं। दूसरा तर्क एक दिया था, तरबूज का एग्जाम्पल दिया था कि तरबूज को जब काटते हैं तो उसमें बीच बीच में जो बीज धसे होते हैं, बीज जो धसे हुए होते हैं उन बीजों को इलेक्ट्रॉन मान लो, बाकी का जो रेड कलर का होता है वो उसे प्रोटॉन मान लो। तो ये थॉमसन ने ये कहा था अपने मॉडल में कि ये तरबूज के समान होता है और ये आपका क्रिसमस के केक के समान होता है। तो ये थॉमसन के परमाणु मॉडल, तो उन्होंने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिक्स होते हैं, एक दूसरे में अंदर धसे हुए होते हैं। जैसे तरबूज में बीज धसे हुए होते हैं इसी प्रकार से आपका प्रोटॉन रेड कलर का और आपके इलेक्ट्रॉन उसमें धसे हुए पाए जाते हैं। तो ये आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल था। इसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल 1919 ईस्वी में रदरफोर्ड ने एक परमाणु मॉडल दिया। उन्होंने एक सोने की पतली पन्नी ली। उस सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारमेंट की। जब उन्होंने उस अल्फा कणों की बमबारी की उस पर सोने की पतली पन्नी पर तो उन्होंने कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक निष्कर्ष निकाले। इसमें से उन्होंने क्या देखा कि अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल गए और आप जानते हैं कि अल्फा कणों पर पॉजिटिव चार्ज होता है, 2He4 इसका सिंबल होता है। इसमें प्रोटॉन की संख्या 2 होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है और न्यूट्रॉन की संख्या 2 होती है। तो यहाँ पे धनावेश होता है, जो अल्फा पार्टिकल्स होता है उस पर 2 धनावेश होता है। तो अल्फा पार्टिकल धनावेशित कण होते हैं
बाकी का 2He4 हीलियम को भी लिखा जाता है। तो हीलियम में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, तो अल्फा पार्टिकल्स पर 2 धनावेश होता है। तो इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट जो की थी वो सोने की पतली पन्नी पर की थी। तो उन्होंने सोने की पतली पन्नी पर जब अल्फा कणों की बमबारी की तो उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। तो उन्होंने इस बात से ये निष्कर्ष निकाला कि जो अल्फा कण है सीधे निकल गए, इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, रिक्त होता है। क्योंकि अगर वो किसी से टकराते तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अल्फा पार्टिकल, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या था, सीधे निकल गए। इसका मतलब ये अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए तो परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए। तो अपने मार्ग से विचलित हो गए, इसका मतलब है कि अल्फा कण जब किसी धनावेशित क्षेत्र में आए तो धनावेशित क्षेत्र में आने पर वो वहां से प्रत्याशित हो गए, और प्रत्याशित होने के कारण से वो अपने मार्ग से थोड़ा सा विक्षेपित हो गए, अपने मार्ग से विचलित हो गए। इस प्रकार से कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए। तो उससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि बीच में कोई धनावेशित कण है, धनावेशित भाग है, जहां से ये अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो रहे हैं। कुछ अल्फा कण जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से वापस लौट आए। इस बात से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि बीच में सघन धनावेश है, बहुत ही अधिक धनावेश है, सघन धनावेश है, और सघन धनावेश पर जैसे ही अल्फा कण टकराते हैं तो अल्फा कण वहां से टकराने के बाद वापस लौट आते हैं, और वापस लौट आते हैं। तो इससे उन्होंने बहुत सारे निष्कर्ष निकाले। एक तो यही निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के मध्य में सघन धनावेश है, और इस सघन धनावेश को उन्होंने नाभिक कहा, न्यूक्लियस कहा। तो परमाणु के मध्य में सघन धनावेश पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियस कहा। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, इसलिए समस्त परमाणु का भार जो केंद्रित होता है वो नाभिक पर केंद्रित होता है। किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उस परमाणु के नाभिक पर केंद्रित होता है। इस प्रकार से आपने ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की आज स्टडी